दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सीजन क्लासेस पे। बच्चों आज हम लोग क्लास 6 का चैप्टर 3 क्लोथ्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, कपड़े के बारे में कि कपड़ा आता कहाँ से है, ठीक है ना। तो हम लोग फैब्रिक्स भी बोलते हैं कपड़ा को। तो हम लोग जो है फैब्रिक के बारे में पढ़ेंगे और तरह तरह का फैब्रिक हम लोग पहनते हैं, ठीक है। और डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोथ हम डिफरेंट सीजन में, डिफरेंट ओकेज़न में पहनते रहते हैं। आखिर वो कपड़ा आता कहाँ से है और कितने प्रकार का वैरायटी होता है कपड़ा का और कैसे वो फील्ड से फैक्ट्री तक आता है, ठीक है। तो वो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। बच्चों आसपास हम लोग घूमने अगर जाते हैं, कभी चिड़ियाघर घूमने गए तो चिड़ियाघर घूमने गए तो वहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, वहाँ पर देखते हैं कि सारे जानवर जो हैं वो ऐसा लगता है कि आपको कोई कपड़ा पहने हुए हैं, नहीं पहने हुए हैं। तो इसका मतलब है कि उनके पास उनके बॉडी के ऊपर फर रहता है जो कपड़े की तरह काम करता है, उन्हें हर क्लाइमेटिक कंडीशन से बचाता है, ठीक है। अगर लेकिन आजकल देख रहे हैं कुछ लोग है ना अपने पालतुओं को है ना फैंसी कपड़ा पहना देते हैं, तो थोड़ा सा और लगता है। पीके में एक डायलॉग है, क्या बोलता है आमिर खान कि वो देखो कौवा, अगर उसे टाई पहना दे तो कैसा लगेगा, वो नंगा बैठा है तो कितना अच्छा लग रहा है। यानी कि नेचुरल चीज़ है। तो नेचर में जो भी चीज़ नेचर में जो भी एनिमल्स हैं उनके पास एक नेचुरली उनके बॉडी के ऊपर ऐसा कवरिंग किया गया है जिससे वो अपने आप को एनवायरनमेंट से बचा सकते हैं। पोलर बियर को देख लीजिए, ठंड में वो कैसे रह लेता है। कैमल देख लीजिए, उतने भयंकर रेगिस्तान में कैसे रह लेता है। मछली को देख लीजिए कैसे वो पानी में रह लेता है। तो सब जो है नेचर ने उनको अलग अलग एडेप्टेशन फीचर्स दिया है और उसमें किसी जानवर ने नहीं देखा होगा अपने कपड़ा पहने हुए। कपड़े कौन पहनते हैं? ह्यूमंस पहनते हैं, ठीक है ना। क्यों पहनते हैं, कहाँ से आता है, उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है। वही हम जानवर को कपड़ा पहना देंगे, शर्ट टाई बेल्ट पहना देंगे तो कैसा लगेगा, अजीब लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा है कि फाइबर्स क्या होता है। तो फाइबर्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं? क्लॉथ बोलते हैं, ठीक है। फाइबर्स को ही क्लॉथ बोलते हैं। वेयर डू आवर क्लॉथ्स कम फ्रॉम, हमारा कपड़ा कहाँ से आता है, ठीक है। तो पढ़ेंगे कि कपड़ा कहाँ से आता है। सबसे पहले यूज़ है जो कपड़ा अगर आप लोगों को कहा जाए दर्जी के दुकान में जाइए और तरह तरह का जो कटिंग है कपड़ा का वो लेके आइए, तो आपको बहुत तरह का कपड़ा मिलेगा। जैसे कि कॉटन का मिलेगा, सिंथेटिक मिलेगा, नायलॉन मिलेगा, रेयॉन मिलेगा, पॉलिस्टर कपड़ा मिलेगा, है ना। उसके बाद ब्लेंडिंग कपड़ा मिलेगा जो ब्लेंड किया हुआ रहता है कॉटन और सिंथेटिक फाइबर का, ठीक है। तो इस तरह से आपको बहुत तरह का कतरन मिल जाएगा और सबको जलाइएगा तो जलाने के बाद अलग अलग उसमें से धुआं निकलेगा, अलग अलग प्रकार से वो जलेगा, ठीक है। तो उससे भी हम क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं कि कपड़ा क्वालिटी कैसा है और कहाँ से ये कपड़ा आया है, नेचुरल है कि सिंथेटिक है, ठीक है। और वैसे भी हम जब कपड़ा खरीदने जाते हैं तो हमसे ज़्यादा दुकानदार को पता होता है, तो हम लोग बोलते हैं कि भाई कॉटन कपड़ा निकाल दीजिए तो कॉटन निकालता है। अगर हम लोग कहते हैं कि थोड़ा सिंथेटिक फाइबर निकाल दीजिए तो सिंथेटिक फाइबर निकालता है। आप लोग देखते होंगे फ्रॉक व्रॉक जो होता है वो बिल्कुल सिंथेटिक होता है, ठीक है। तो कॉटन कपड़ा और सिंथेटिक कपड़ा, और उसके बाद मैन मेड जो कपड़ा है सो जो केमिकल इंडस्ट्री में बनता है सो, और जो डायरेक्टली जो आता है सो ज़मीन से कॉटन और जूट उससे भी कपड़ा बनता है। तो उस सब के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन है कि वाई डू यू वियर क्लॉथ। तो वाई डू वियर क्लॉथ का मतलब है कि हम लोग कपड़ा क्यों पहनते हैं। इसका बहुत सारा आंसर हो सकता है। हम लोग कपड़ा पहनते हैं क्या करने के लिए? अपने सबसे पहला काम है बॉडी को कवर करने के लिए, ठीक है। वी वियर क्लोथ्स टू कवर आवर बॉडी, ठीक। और दूसरा काम क्या है? कपड़ा हमें क्लाइमेटिक कंडीशन से बचाता है। जैसे कपड़ा ठंड के दिनों में हम उलन कपड़ा पहनते हैं जिससे हम ठंड से बचते हैं। गर्मी के दिन में हम कॉटन कपड़ा पहनते हैं हल्का रंग का जो हमें बहुत ज़्यादा गर्मी से बचाता है, मॉइस्चर से बचाता है, ठीक है। और कपड़ा दो हो गया। तीसरा जो है कपड़ा क्यों पहनते हैं? तो कपड़ा हम लोग पहनते हैं कीड़े मकोड़ों से बचने के लिए, इंसेक्ट से बचने के लिए, इंसेक्ट बाइट से बचने के लिए। तो इस तरह से, और धूल धक्कर से बचने के लिए हम लोग कपड़ा पहनते हैं, ठीक है। अपने आप को स्मार्ट दिखने के लिए भी हम लोग कपड़ा पहनते हैं। जितना अच्छा कपड़ा पहनेंगे उतना अच्छा हमारा पर्सनैलिटी डेवलप, मतलब पर्सनैलिटी दिखेगा, ठीक है। तो कपड़ा पहनने का बहुत सारा कारण हो सकता है और होता भी है। अब डिफरेंट ओकेज़न पे, शादी ब्याह, ठीक है,
मरनी, इस सब का जो है डिवाइड किया हुआ है कि आप कैसा कपड़ा पहनिएगा। सुबह में मतलब उठने के बाद ऑफिस जाने के समय कपड़ा दूसरा तरह का रहता है, रात में हम सोते हैं तो हल्का कपड़ा पहन के सोते हैं, ईजी लगता है। उसी प्रकार से तरह तरह का कपड़ा अलग अलग इंस्टीट्यूशन के लिए बनाया जाता है। देख लीजिए, स्कूल के लिए यूनिफॉर्म बनाया जाता है ताकि बच्चे जो है अलग अलग सोसाइटी से आते हो तो वहाँ पर वो दिखाई ना दे उनका जो डिफरेंसेस है, सो सब एक ही प्रकार के यूनिफॉर्म पहने रहते हैं। हर स्कूल का यूनिफॉर्म अलग अलग होता है, उनके यूनिफॉर्म से उसके स्कूल को पहचान सकते हैं। मिलिट्री में देखिए कपड़ा ओलाइव ग्रीन लीफ जैसा कपड़ा बना हुआ रहता है और टेक्सटाइल रहता है, बहुत मजबूत रहता है, क्योंकि वो हार्डशिप करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, पहाड़ों पर चढ़ते हैं, जंगलों में रहते हैं, इसलिए वह कपड़ा वैसा पहनते हैं। फायर ब्रिगेड जो आग बुझाते हैं उनका कपड़ा देख लीजिए, जो एस्ट्रोनॉट हैं जो अंतरिक्ष में जाते हैं उनका कपड़ा देख लीजिए, उनके मुताबिक है। जैसा क्लाइमेटिकल कंडीशन और जिस जगह पर हम जाएंगे वैसा कपड़ा हम पहनेंगे, ठीक है। उसके बाद पुलिसमैन को देख लीजिए, उनका कपड़ा जो है खाकी रंग का होता है। उसके बाद ट्रैफिक पुलिस का कपड़ा देख लीजिए, वो इसलिए ऐसा रहता है वाइट कलर का कि रात में वो ब्लैक रोड मतलब काले सड़क पर उनका कपड़ा जो है दूर से दिखाई दे। इस तरह का कपड़ा, हर कपड़ा का कुछ ना कुछ सेंस है, कुछ मोटिव है, कुछ यूजेस है। इसी तरह से कपड़ा से हम कपड़े से तरह तरह का यूनिफॉर्म बनाते हैं और डिफरेंट ओकेज़न पे और डिफरेंट प्लेसेस पे अलग अलग कपड़ा हम लोग पहनते हैं और डिफरेंट सीजन में भी अलग अलग कपड़ा पहनते हैं, ठीक है। तो कपड़ा क्यों पहनते हैं वो आपको पता चल गया। दूसरा, हिस्ट्री ऑफ क्लॉथ मेकिंग, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ क्लॉथ मेकिंग। तो इतिहास क्या है, मतलब कपड़ा के बनाने का इतिहास क्या है। तो आप लोगों ने सुना होगा कि जो हमारे पूर्वज थे, आदिवासी लोग थे, ठीक है, जो जंगलों में रहा करते थे, वो कपड़ा नहीं पहनते थे शुरुआत में, बहुत शुरू में, आज से 10,000 साल पहले कोई कपड़ा का इन्वेंशन नहीं हुआ था, ना उन्होंने सीखा था कि कैसे कपड़ा बनाया जाता है। तो धीरे धीरे उन लोगों ने क्या किया, पत्तियों को आपस में ज्वाइन करके उन्होंने अपने शरीर को ढकना शुरू कर दिया। टहनी होता है, उसको ट्विस्ट करके ब्लेंड करके उन लोगों ने चटाई बनाया, बास्केट बनाया। इस तरह से उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे पत्तियों को ब्लेंड करके ट्विस्ट करके आपस में कपड़ा बनाने लगे। फिर और बहुत आगे चल करके मतलब हैंड स्पिंडल का जब आविष्कार हुआ तो लोगों ने फिर क्या किया, हाथ से कपड़ा जो है वो बनाने लगे, ठीक है। तो हाथ से कपड़ा बनाने लगे। फिर उसी समय फिर और आगे बढ़ते हैं तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आता है। अब पावर लूम का इन्वेंशन हुआ, इलेक्ट्रिक से चलने वाला लूम बनने लगा, ठीक है। उस तरह से स्पिंडल, तकली, चरखा, इस सब का जब इन्वेंशन हुआ तो लोग बड़े स्तर पर कपड़ा बनाना शुरू कर दिए। तो शुरुआत तो हाथ से बनाने से हुई थी और आज बड़े बड़े फैक्ट्री में, बड़े बड़े इंडस्ट्री में कपड़ा मशीनों पर बनता है। और ऐसा बहुत सारा स्टेट है जहाँ पर आज भी हाथ से तकली से और चरखा से कपड़ा बनाया जाता है। आपको याद होगा कि जब हम आज़ादी का आंदोलन कर रहे थे तो महात्मा गांधी ने चरखा पर बने हुए कपड़ा को, जो खादी कपड़ा था, उसको प्रमोट किया था। बोला था कि अपने से कपड़ा बनाओ चरखा पर, उसी को पहनो, और विदेशी कपड़ा है उसका बहिष्कार करो। तो उस समय भी लोगों ने अपने घर में चरखा रख के अपने से कपड़ा बनाया, ठीक है। तो ये इतिहास है, छोटा सा इतिहास है कपड़ा का। उन लोगों ने कपड़ा बनाना शुरू किया हाथ से, और आज हम विकसित मॉडर्न एज में कैसे कपड़ा पहनते हैं वो उतना का लंबा चौड़ा कहानी छोटे से में मैंने बताया। फाइबर क्या होता है, तो अगर हम एक रेशा लेते हैं, पतला सा रेशा लेते हैं और इसको हम ट्विस्ट करेंगे तो इसमें से और पतला 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 फाइबर निकलेगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग फाइबर बोलते हैं, ठीक है, फाइबर बोलते हैं। और इन सब को जब ट्विस्ट करके एक में मिला लिया जाएगा, ठीक है, मिलाने के बाद इसको वेव कर दिया जाएगा, बुन दिया जाएगा, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे, फाइबर बोलेंगे। तो फाइबर यानी कि क्लॉथ, ठीक है। तो पहले रहता है फाइबर, ठीक है, फिर बनता है यार्न, और फिर बनता है यार्न को वेव करते हैं तो फैब्रिक बनता है, ठीक है ना, फाइबर, यार्न, फैब्रिक। तो फाइबर जो होते हैं बहुत तरह के होते हैं। फाइबर दो प्रकार का होता है, एक होता है नेचुरल फाइबर, एक होता है सिंथेटिक फाइबर, और नेचुरल फाइबर में दो होता है, ठीक है। एक आता है प्लांट से और एक आता है एनिमल से,
सिंथेटिक फाइबर में इसको केमिकली रूप में केमिकल के माध्यम से इसको फैक्ट्री में बनाया जाता है, जैसे नायलॉन, रेयॉन, पॉलिस्टर etc। ठीक है। अब हमने प्लांट फाइबर में कौन कौन सा आ गया? प्लांट फाइबर में कॉटन और जूट। एनिमल फाइबर में क्या आ जाएगा? वूल और सिल्क। ठीक है। तो इन जगहों से जो फाइबर प्राप्त होता है। ठीक है ना। तो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कॉटन के बारे में। प्लांट फाइबर है कॉटन। कॉटन का प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, कॉटन कहाँ से उगता है और कैसे फील्ड से फैक्ट्री में आता है और कैसे हमारे घरों तक पहुंचता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। कॉटन साइंटिफिक नेम है, उसका नाम जो है गोसिपियम हिरिस्टम होता है। इसका जो पत्ता होता है चिनार और मेपल के पत्ते जैसा दिखाई देता है। इसका फूल जो होता है पिंक होता है। ठीक है। इसका फूल जो होता है पिंक होता है, येलो कलर का होता है और ये स्वैम्पी रीजन में उगता है, यानी दलदली क्षेत्र में उगता है। हर फाइबर कम से कम 20 से 30 लेयर के सेलुलोज से बना हुआ रहता है और दोनों बॉल में 20 से 30 लेयर का सेलुलोज का लेयर रहता है, जो कि क्वाइल्ड रहता है स्प्रिंग की तरह। ठीक है। और इसी कॉटन बॉल से फिर हम क्या करते हैं, फ्लैट और रिबन लाइक शेप का स्ट्रक्चर बनाते हैं जो इंटरलॉक्ड रहता है आपस में। उसी से हम अलग अलग फैक्ट्री में ले जा करके उसको सीधा करके लंबा लंबा रेशा बनाया जाता है, जिसे हम यार्न बोलते हैं। ठीक है ना। प्रकार का नेचुरली प्लांट है जिसकी बशर्ते खेती होती है। प्रकार का नेचुरल कॉटन एक प्रकार का नेचुरल फाइबर है जिसकी खेती होती है। ठीक है। तो कैसे खेती होती है? एक अच्छी खेती करने के लिए कॉटन सीड को बोया जाता है और इसके लिए सनी मतलब कि धूप वाला जगह चाहिए और उसके बाद मॉडरेट रेनफॉल चाहिए। काली मिट्टी जो हमारे देश में वेस्टर्न इंडिया और साउदर्न इंडिया में काली मिट्टी पाई जाती है, वहाँ पर इसकी खेती की जाती है। और नॉर्थ में जो एल्यूवल सॉइल होता है वहाँ पर इसकी खेती की जाती है। ठीक है। मई सितंबर में इसकी बुआई होती है। ठीक है। उसके बाद अक्टूबर में इसको काट लिया जाता है। ये प्लांट 3 से 6 फीट का होता है। ठीक है। जैसे ही इसको बोया जाता है 5 दिन बाद जो सीड जो होता है ग्रो होता है, उसमें से फ्लावर निकलता है और फ्लावर जो होता है 3 से 5 महीनों में बड्स बन जाता है। ठीक है। और इसका जो फ्लावर होता है वो पिंक और येलो कलर का रहता है, जो कि झड़ जाता है और झड़ने के बाद स्मॉल सीड पॉड, यानी कि सीड का एक पॉड है। फ्लावर झड़ने के बाद ये बस अवशेष रह जाता है। इसी पॉड में जो कि ग्रीन कलर का होता है, इसी पॉड में जो होता है कॉटन का आगे डेवलपमेंट होता है। हर बॉल में 30 सीड होता है और 5 लाख फाइबर रहता है कॉटन का। ये बॉल धीरे धीरे बढ़ता है, वॉलनट के साइज़ का ब्राउन हो जाता है। ब्राउन होने के बाद 10 वीक बाद ये जो पॉड है ये फटता है। फटने के बाद रॉ कॉटन उसमें से बाहर निकलता है। बाहर निकलने के बाद धूप की मदद से ये सॉफ्ट होता है, फ्लफी होता है, मतलब मुलायम हो जाता है। ठीक है। मुलायम होने के बाद अब सारा जो है पूरा बर्फ़ की तरह, मतलब स्नो की तरह पूरा खेत उजला उजला दिखाई देने लगता है। तब हम समझ जाते हैं कि कॉटन अब फुली ग्रोन हो चुका है। अब इसको हम लोग क्या करना है, काटना है। अब हार्वेस्टिंग का समय आता है तो इसको फिर हाथ से हार्वेस्ट किया जाता है या फिर मशीन की मदद से इसको हार्वेस्ट किया जाता है। हार्वेस्ट करके इकट्ठा कर लिया जाता है। ठीक है। तो इस तरह से जो है कॉटन जो है इस तरह से बोया जाता है और हार्वेस्ट किया जाता है। कहाँ बोया जाता है? ब्लैक सॉइल में बोया जाता है। हमारे देश के हमारे देश के वेस्टर्न और साउदर्न साइड में जहाँ पर ब्लैक सॉइल है, और नॉर्दर्न साइड में जहाँ पर एल्यूवल सॉइल है वहाँ बोया जाता है। ठीक है। तो कॉटन का जो बॉल उसी के अंदर ये कॉटन जो होता है वो पाया जाता है। ठीक है। अब प्रॉपर्टी ऑफ कॉटन का क्या प्रॉपर्टी है? तो कॉटन का प्रॉपर्टी है भाई, ये बहुत लाइट होता है, हल्का होता है, मॉइस्चर को ऑब्जॉर्व करता है, गर्मी नहीं लगता है। ठीक है। उसके बाद पानी है इतना अंदर तक पेनिट्रेट कर देता है कि आसानी से उसको हम धो सकते हैं, आसानी से उसको हम सुखा सकते हैं, ड्राई कर सकते हैं। ठीक है। और बहुत ही कंफर्टेबल होता है। ठीक है। ये सब प्रॉपर्टी है कॉटन का। अब
जो कॉटन का कपड़ा पहने होंगे, चाहे कॉटन का बेडशीट होता है, चाहे कॉटन का पिल्लो कवर होता है, वो आपने देखा होगा कि क्या क्या क्वालिटी उसके अंदर पाया जाता है। ठीक है, अब फील्ड टू फैक्ट्री, ठीक है, और कॉटन का जो हार्वेस्टिंग करने के बाद सारा चीज़ इकट्ठा कर लिए। इकट्ठा करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, फिर उसको फैक्ट्री में ले जाते हैं, और फैक्ट्री में ले जाने के बाद वही फाइबर से फैब्रिक बनाया जाता है। तो फैक्ट्री में 4 प्रोसेस होता है, गिनिंग, कॉम्बिंग, स्पिनिंग और वेविंग। ठीक है, सबसे पहले गिनिंग। तो गिनिंग में क्या किया जाता है, कॉटन जितना हम लोगों ने इकट्ठा किया है, जो पेड़ से काटा है यार, फील्ड से जितना कॉटन हम लोगों ने फील्ड से उसको हार्वेस्ट किया है, उस सब को गिनिंग वाले इंडस्ट्री में ले जाएंगे। वहाँ से उसको सीड को अलग किया जाएगा, सीड रिमूव किया जाएगा। ठीक है, सीड रिमूव किया जाएगा और ड्रायर में भेजा जाएगा, ड्रायर में, ताकि जितना मॉइस्चर है कॉटन में वो सब सूख जाएगा, और सूखने के बाद सारा सीड को रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है, सीड रिमूव होने के बाद वो कॉटन की क्वालिटी मतलब और बेहतर हो जाएगी, और तब उसको क्या किया जाएगा, बेल्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। इस कॉटन को बेल्स में कन्वर्ट किया जाएगा, बेल्स में, जो 250 केजी का बड़ा बड़ा बेल्स होता है उसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, इस बेल्स को फिर कंबाइनिंग में ले जाया जाता है, और इसी में क्वालिटी मतलब छांट करके इस बेल्स को एक मशीन में, कॉम्बिंग मशीन में गुजारा जाता है, जो कि ऐसे ऐसे बना रहता है कांटा जैसा। इसमें से गुजारते हैं तो यहाँ से लंबा लंबा कॉटन का यार्न ऐसे निकल जाता है बाहर। ठीक है, अब स्पिनिंग में क्या किया जाता है, कॉटन को गोल बना के मतलब ऐसे करके ऐसे बना के इस कॉटन को इसमें लपेट दिया जाता है। तो उसको क्या कहा जाता है, स्पिनिंग में उसको बोबिन्स बना दिया जाता है। जब बोबिन्स बन जाता है तब कॉटन वेविंग के लिए तैयार हो जाता है, और वेविंग करने के लिए इसे, ठीक है, इंडस्ट्री में, ठीक है, या फिर लोकल आर्टिसियन के पास भेज दिया जाता है। ठीक है, देखिए गिनिंग में क्या होता है, गिनिंग वैसा प्रोसेस है जहाँ पर जो हार्वेस्ट कॉटन है उसको सुखाया जाता है, उसको सीड से अलग किया जाता है। ठीक है, फिर कॉटन को फिर ड्रायर में भेजा जाता है ताकि उसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाए। उसके बाद जब सीड रिमूव हो जाता है डॉट से, मतलब गंदगी उसमें ख़त्म हो जाती है, तो उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है। फिर कॉटन को कंप्रेस करके बेल्स में बदल दिया जाता है। कॉटन सीड को सेपरेटली हैंड से भी अलग किया जा सकता है। कॉटन को रिमूव करने के बाद इसको स्टोर किया जाता है, बाद में फैक्ट्री में भेजा जाता है। अगला स्टेप है कॉम्बिंग और स्पिनिंग से क्या होता है, कॉम्बिंग मतलब है कि बहुत सारे बेल्स को मशीन में गुजारा जाता है, जिससे कि लंबा लंबा क्या हो जाता है, फाइबर निकल के आ जाता है। ठीक है, उसके बाद जो लूज़ फ्लफ़ी फाइबर होता है उसको इंटेंगल करके सॉफ्ट एक लंबा लंबा तार बनाया जाता है, इसको स्लीवर बोलते हैं। ये स्लीवर को फिर ड्राइंग मशीन में ले जाया जाता है, जो क्या करता है, उसको सिंगल स्लीवर में फाइनली कन्वर्ट करता है। यानी पतला पतला रेशर को कंबाइन करके, कंबाइनिंग में क्या किया जाता है, पतला पतले मतलब यार्न को कंबाइन करके एक बड़ा सा यार्न बनाया जाता है, ट्विस्ट करके। ठीक है, उसके बाद यार्न बन गया, वो यार्न बनने के बाद उसको स्पिन किया जाता है, गोल गोल घुमा करके, ऐसे गोल गोल घुमा करके उसको स्पिन करके के बोबिन्स बना दिया जाता है। ठीक है, और इन्हीं बोबिन जब बन जाता है तो फिर इसको फिर बुनने के लिए भेज दिया जाता है। ठीक है, और वेविंग कहाँ पर होता है, तो वेविंग हैंडलूम में या फिर पावर लूम में होता है। ठीक है, जिसमें से धागे को फाइबर में बदला जाता है, और बदल के फिर इंटरलॉक तरीके से उससे फैब्रिक बनाया जाता है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा चटाई उटाई बुना रहता है। ठीक है, तो ऐसे करके नीचे से ऊपर, ऐसे नीचे खटिया बिना, चटाई बिना, कोई भी कपड़ा को आप डिटेल में देखिएगा तो ये भी कपड़ा जो हम पहने हुए हैं वो भी इस तरह का, हर कपड़ा जो होता है इस तरह से वेविंग किया जाता है। वेविंग करने के बाद इसको फिर अलग जगह पर कलर भरने के लिए डाई किया जाता है, और कपड़ा को फिर अलग अलग रंग दिया जाता है। सब कपड़ा शुरू में वाइट ही होता है, उस पर कलर चढ़ाया जाता है, तब वो अलग अलग कलर का होता है। ठीक है, तो गिनिंग, कॉम्बिंग, स्पिनिंग और वेविंग, ये चारों प्रोसेस फैक्ट्री में होता है। ठीक है, सिंपली समझिए, गिनिंग में सीड को रिमूव किया गया और कपड़ा को ड्राई किया गया। ठीक है, कॉम्बिंग में क्या किया गया, इसको प्रेस किया गया कपड़ा को और बेल्स में बदल दिया गया। ठीक है ना, बेल्स में, इसी बेल्स को फिर क्या किया जाएगा कि छोटे छोटे कंबाइनिंग में से गुजारा जाएगा,
बेल्स में बदल दिया। अब बेल्स को फिर कंबाइन मशीन में डाल करके उसको क्या किया जाएगा, लंबा 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 यार्न बनाया जाएगा। और जो और भी स्पिनिंग में क्या किया जाएगा, ये जो यार्न है 2 यार्न 3 यार्न को मिला करके और लंबा यार्न बनाया जाएगा और ये फिर इसको बॉबिन में चेंज कर दिया जाएगा। बॉबिन इस तरह का बना रहता है, ठीक है। बॉबिन बन गया, उसके बाद फिर कपड़ा फिर मतलब बुनने के लिए तैयार हो गया। बुनने के लिए या तो इंडस्ट्री में भेज दीजिए, चाहे लोकल आर्टिसियन वहाँ भेज दीजिए, ठीक है। तो हमारे देश में अलग अलग स्टेट में अलग अलग स्किल आर्टिसियन पाए जाते हैं जो अलग अलग प्रकार से अपने हैंडलूम में साड़ियाँ बुनते हैं। हर स्टेट का अपना ट्रेडिशनल स्टाइल होता है, साड़ी का डिज़ाइन होता है, ठीक है। लेंथ वाइज फ्रेम में उसको रख करके अपना शटल कॉक से यानी स्पैनिंग वेविंग से, उसके बाद चरखा से या हैंडलूम से या पावर लूम से फिर लोग क्या करते हैं, कपड़ा बनाते हैं, ठीक है। अदर यूज़ ऑफ कॉटन, तो कॉटन का अभी पढ़ना है ना, अदर यूज़ ऑफ कॉटन। कॉटन का और यूज़ क्या है, तो कॉटन का यूज़ और भी बहुत सारा यूज़ है। मछली का जो नेट होता है वो बनाने के लिए, कॉफ़ी फिल्टर बनाने के लिए, टेंट बनाने के लिए, बुक बाइंडिंग बनाने के लिए। सबसे पहले चाइना का जो पेपर था वो कॉटन के मतलब यार्न से ही बना था, ठीक है। इसीलिए जो कॉटन बनाने के बाद जो कॉटन सीड बनता है उससे तेल बनाया जाता है। कॉटन सीड ऑयल उसको कहा जाता है। रिफाइनिंग करके ह्यूमन उसको कंज्यूम करते हैं वेजिटेबल ऑयल की तरह, ठीक है। और अंत में जो खड़ी टाइप का बचता है कॉटन का, उसको जानवरों को खिलाया जाता है, ठीक है ना। तो कॉटन का बहुत सारा यूज़ है। कॉटन का यूज़ मेडिकल फील्ड में भी होता है। देखते हैं पट्टी जो बनते हैं हम लोग, डॉक्टर जो पट्टी बांधता है, जो कॉटन यूज़ करता है डॉक्टर घाव वाव को धोने के लिए, साफ़ करने के लिए, तो वो सब भी कॉटन का बनता है। तो मेडिकल इंडस्ट्री में भी कॉटन का बहुत सारा उपयोग है, क्योंकि वो बहुत बड़ा ऑब्जर्वेंट होता है, तुरंत ऑब्जर्व कर लेता है कॉटन, इसलिए मेडिकल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। तो ये था अदर यूज़ ऑफ कॉटन। तो कहाँ कहाँ यूज़ होगा भाई, तो ये होगा फिश नेट बनेगा इससे, ठीक है। फिश नेट बनेगा, मेडिकल इंडस्ट्री में यूज़ होगा, ठीक है। पेपर भी बन सकता है, कॉफ़ी फिल्टर ये भी बन सकता है, ठीक है। तो कॉटन का और भी इतना सारा यूज़ है। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है जूट, ठीक है। तो जूट जो होता है, जूट जो है वो बांग्लादेश और इंडिया, जोग्राफिकल एरिया जो है बांग्लादेश और इंडिया का, वो बहुत फेमस है जूट के प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो जूट के लिए क्या चाहिए, ऐसा जगह चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा वहाँ पर बारिश होता हो, ठीक है ना। तो जूट जो होता है लॉन्ग सॉफ्ट और शाइनी प्लांट फाइबर होता है जिसको धागे में बदल सकते हैं, ठीक है। जूट का जो फाइबर होता है वो प्राइमरीली कहाँ से आता है, सेलुलोज और लिग्निन से बनता है। और ये जो जूट प्लांट का जो खाल होता है उससे जूट फाइबर बनाया जाता है, ठीक है ना। जूट का प्रोडक्शन वहाँ पर होगा जहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होगा, क्लाइमेट ह्यूमिड होगा, वार्म होगा। इंडिया में जूट जो है एलेबल सॉइल जहाँ पाया जाता है सुंदरबन डेल्टा में, गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा में जो सुंदरबन है वहाँ पाया जाता है। 85% वर्ल्ड का जूट जो है वो वहाँ पर गंगा और सुंदरबन डेल्टा में पाया जाता है, ठीक है। यानी वेस्ट बंगाल बिहार और असम इन जगहों पर जूट का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। अब फिर पूछ रहा है, प्रोडक्शन तो पता चल गया जूट का प्रोडक्शन कहाँ कहाँ होता है। अब है स्टेजेज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द जूट। तो जूट जब प्लांट को बोया जाता है, जब डिपेंडिंग ऑन द स्पीसीज, यानी इसकी प्रजाति के आधार पे जूट को फरवरी और मई के बीच में बोया जाता है, ठीक है। इसका प्लांट 15 से 20 सेंटीमीटर जब बड़ा हो जाता है तो उसके बाद इनिशियल स्टेज है, फिर ये 6 से 10 फीट ऊंचा मतलब ऊंचाई तक जाता है 3-4 महीनों में। इसके बाद इसके फ्लावर, इस पेड़ में जब फ्लावर आना शुरू हो जाता है तो उचित समय होता है इसको काटने का। काटने के बाद इसको फिर क्या किया जाता है, स्टीम को काट लेने के बाद इसको सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। जब सूख जाता है स्टीम तो उसको बंडल बना करके तालाब में या नदी में डाल दिया जाता है 20 दिनों के लिए, सड़ने के लिए। उसको रेटिंग कहते हैं। इसका क्या होता है कि जो टिश्यू कवर है प्लांट का वो बहुत मुलायम हो जाता है और आसानी से हाथ से खींच करके उसको अलग किया जा सकता है। और फिर उसको 2-3 दिन तक धूप में सूखने के लिए रख दिया जाता है। फिर बाद में उससे जूट का बेल्स बना दिया जाता है कलर और स्ट्रेंथ के आधार पर, ठीक है। उसके बाद इसको
फैक्ट्री में भेज दिया जाता है मतलब फैब्रिक बनने के लिए। तो जूट फाइबर का क्वालिटी है, जूट से क्या बनता है, चटाई बनता है, बोरा बनता है, ठीक है। और जूट का बहुत सारा चीज़ बनता है, जूट बैग बनता है, कैरी बैग बनता है। तो जूट का बहुत सारा यूज़ है और जूट को इको फ्रेंडली मटेरियल कहा जाता है। ये बायोडिग्रेडेबल भी है और इसको हम लोग मतलब ज़मीन में अगर सड़ भी जाता है तो वो ज़मीन में क्या होगा, डिकम्पोज हो जाता है। ये अच्छा इंसुलेटिंग मटेरियल भी है। जूट को दूसरे नेचुरल फाइबर से मिला के अलग फाइबर बनाया जा सकता है। जूट सबसे सस्ता नेचुरल फाइबर है, इको फ्रेंडली है। उसके बाद जूट जो है उसमें वेस्ट मैनेजमेंट में अगर इसको जला भी देते हैं तो ख़तरनाक धुआं नहीं निकलता है। जूट जो होता है ड्यूरेबल होता है, पैकेजिंग करने के लिए, बोरा वोरा जो होता है पैकेजिंग करने के लिए बहुत यूज़फुल होता है, ठीक है। इसको हम बहुत बार, जूट के बोरा का यूज़ हम बहुत बार कर सकते हैं। इसको रिसाइकिल भी कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए, देखते नहीं आलू भर देते हैं, चावल गेहूँ ये सब भरा जाता है, बहुत लंबे समय तक के लिए बोरा में रहता है, फटता नहीं है बोरा, ये बहुत ही मजबूत होता है, ठीक है। बस डिसएडवांटेज इसलिए इसका थोड़ा सा है कि ये अगर पानी वानी पड़ेगा, मॉइस्चर पड़ेगा तो ये ख़राब हो जाएगा, सड़ जाएगा, बोरा फट जाएगा, ठीक है। आप लोग को जूट का प्रोडक्शन बता दिया, उसके बाद स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन बताया और एडवांटेज बता दिया, ठीक है ना। ऊन ऊन जो होता है वो सिप से, गोट से, याक से, ठीक है। तो उसके बाद इन कैमल से जूट की प्राप्ति की जाती है। तो जो सिप रहता है उसके बॉडी के ऊपर कवरिंग, पूरा जो बॉडी रहता है उसका जो बाल है, ठीक है, वो पूरा वूल रहता है। तो गर्मी के समय में उसको मशीन से उसका जो बाल होता है उसको छील लिया जाता है, उसको शेयरिंग बोलते हैं, ठीक है। और फिर उसको शेयरिंग करके इकट्ठा करके उसको भेज दिया जाता है फैक्ट्री में। वहाँ पर क्या करता है, उसको पानी में डालता है, उसमें से सारा डर्ट जो अनवांटेड चीज़ है वो सब निकाल देता है और निकालने के बाद फिर उससे ब्लेंड करके फिर कपड़ा बनाया जाता है, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि वुलन कपड़ा जो है हमारी माताएं, हमारी दादी क्या करती है, जो यह ऐसी इस प्रकार का बना हुआ रहता है, ठीक है, और उसी में से क्या करती है, स्वेटर बुनती है, ठीक है ना। तो ऊल जो है शिप के हेयर से और दूसरे एनिमल के हेयर से बनाया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद जब शेयरिंग करने के बाद ऊल जब काट लिया जाता है उसको बेल्स में पैक करके मिल्स में भेज दिया जाता है, क्लीनिंग के लिए, कॉम्बिंग के लिए, सॉर्टिंग के लिए और स्पिनिंग के लिए। ये चारों मेथड वही है जो कॉटन में था। उसके बाद जब ये बनकर तैयार हो जाता है उलन यार्न, तब हम उससे क्या करते हैं, स्वेटर बुनते हैं या फिर उलन फैब्रिक बनाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद फिर ये जो ऊल होता है उसका एक क्वालिटी है कि दो यार्न के बीच में एयर ट्रैप रहता है। एयर जो है बैड कंडक्टर है हीट का, इसीलिए हमारे बॉडी से हीट को एस्केप करने नहीं देता है, इसलिए हम ठंडे के दिन में उलन कपड़ा पहनते हैं, ठीक है। अब सिल्क जो होता है बहुत ही सबसे महंगा फाइबर है, क्योंकि इसमें चमक बहुत ज़्यादा है इसीलिए, ठीक है। यह सॉफ्ट भी बहुत ज़्यादा होता है, ये कोकून से निकलता है, ठीक है ना। जो कोकून होता है, कोकून मतलब लार्वा जो होता है कैटरपिलर, तो लार्वा जब बनता है, लार्वा जो बहुत सारा अंडे देता है, उस अंडे से लार्वा निकलता है और लार्वा अपने चारों तरफ जो रेशा से घेरता है अपने आप को, 800 मीटर, एक कोकून 800 मीटर धागे से अपने आप को घेरता है, इसको कोकून बोलते हैं। फिर उसी कोकून को गर्म पानी में डाल के उसके अंदर का जो लार्वा होता है मार दिया जाता है और उसी धागे से फिर सिल्क बनाया जाता है, ठीक है। और सिल्क और उसे कोकून को मलबेरी का, कोकून को नहीं, लार्वा को मलबेरी का पत्ता खिलाया जाता है जिससे बहुत तेज़ी से ग्रो होता है। तो जो कमर्शियल प्रोडक्शन जो होता है सिल्क का, तो उसको हम लोग सेरीकल्चर बोलते हैं, ठीक है। फिर से देख लीजिए, सिल्क सबसे महंगा मतलब फैब्रिक है, ठीक है। और ये हमें कोकून से निकलता है जो कि सिल्क मोल्थ लार्वा है। ये लार्वा को मलबेरी का पत्ता खिलाया जाता है। हर एक वर्म लगातार धागा बनाने का काम करता है, 800 मीटर लंबा धागा बनाकर एक कोकून बनाता है। फिर लाइव वर्म को कोकून के अंदर मार दिया जाता है, इसे गर्म पानी में डुबा करके। उसके बाद अनबिंडल फिर सिल्क फाइबर तब जा कर के सिल्क फाइबर बनता है।
सिल्क जो है ऐसा फाइबर है, ठीक है, जो सिल्क वर्म से बनता है, और सिल्क वर्म से यानी सिल्क के कीड़े से बनने वाले फाइबर को जो प्रोसेस है उसको सेरीकल्चर बोलते हैं, ठीक है। अब है सिंथेटिक फाइबर। तो सिंथेटिक फाइबर नायलॉन, रेयॉन, पॉलिस्टर, ये प्लास्टिक्स है और ये केमिकल है जो कि मोस्टली पेट्रोलियम से निकलता है। जो पिघला हुआ प्लास्टिक को स्पिनरेट के होल से पास किया जाता है और लंबा लंबा धागा जैसा बनाया जाता है। बहुत सारा थ्रेड को एक साथ ट्विस्ट करके यार्न बनाया जाता है। सिंथेटिक यार्न को फिर वेव करके यानी कि उसको बुन करके फैब्रिक बनाया जाता है। इसका बहुत सारा एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी है। कुछ एडवांटेज है कि ये बहुत ही मजबूत होता है नेचुरल फाइबर से और भारी वेट ढो सकता है। इसमें झुर्रियाँ नहीं पड़ती है, इसको आयरन करना बहुत आसान है और इसको मतलब धोना और सुखाना भी बहुत आसान है। किसी सिंथेटिक फाइबर में इलास्टिसिटी बहुत पाया जाता है, स्ट्रेच करता है, ये फैलता भी है, ये सॉफ्ट होता है, इससे बहुत तरह का क्लोथिंग मटेरियल बनाया जा सकता है। इसको नेचुरल फाइबर के साथ मिला करके अलग फाइबर भी फैब्रिक बनाया जा सकता है। डिसएडवांटेज क्या है, ये मॉइस्चर को ऑब्जॉर्ब नहीं करता है और जिसके कारण क्या हो जाता है, हमें गर्मी लगता है, इसलिए हम इसे मॉइस्चर जिस समय रहता है एनवायरनमेंट में उसमें ज़्यादा नहीं पहन सकते। इसमें आग बहुत जल्दी लग जाता है, ठीक है, और आयरन करने पर ये मेल्ट भी हो जाता है, इसीलिए ये सबका डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो है फाइबर टू फैब्रिक्स, आवाज़ों को ध्यान से सुनते हैं तो आपको पूरा समझ में आता। सुनिए आवाज़ को ध्यान से, उसको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने इतना सारा कंटेंट याद नहीं होता है, इसलिए कुछ मैंने बुक का हेल्प लेकर के आपको समझाने की कोशिश की है और जो मेन पॉइंट्स था वो मैंने बोर्ड पर लिख दिया है, ठीक है। तो फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। आप वीडियो का फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।